हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो बच्चा? बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन और बढ़िया चल रही है फिजिक्स और सारे के सारे अब हम सारे के सारे जो टॉपिक हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और लेकिन तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये नहीं पता। ये सब की डिटेल हमें पता लग जाएगी जब आपका प्रॉपर वे से टेस्ट होगा। यस, जब आपका प्रॉपर वे से टेस्ट होगा तभी हमें पता लगेगा कि कितने बच्चे प्रॉपर वे से कर रहे हैं और कितने बच्चे प्रॉपर वे से नहीं कर रहे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो आज का हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में किया था। मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के बारे में बताया और आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशंस बताया। इवन मैंने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे आपको जो लास्ट हमारी वीडियोस डली थी। ओके बेटा, गॉट इट। तो उन न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हमने जो आगे किया था। अब जो हमारा लास्ट का टॉपिक ये रहता है, इस टॉपिक के अंदर बच्चे हमने क्या करना है वो आपको डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक के अंदर बच्चे हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारा लास्ट का टॉपिक है। बोर्ड पे ही आपके सामने लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बच्चे कहते हैं कितने तरह के करंट है, समझ में ही नहीं आता। कभी कहते हैं कंडक्शन करंट, कभी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और कभी कहते हैं इलेक्ट्रॉन का करंट, कभी कहते हैं होल्स का करंट। हमने सेकेंड यूनिट में किया टोटल करंट जो होते हैं वो दो की वजह से होते हैं, आई एच प्लस आई ई, मतलब होल्स की वजह से प्लस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो चार्जेस की वजह से करंट होता है। बट अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? एक होता है कंडक्शन करंट बच्चे, जो एक नॉर्मल वायर के अंदर से करंट पास होता है ना, उसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं, क्योंकि कंडक्ट कर रहा है उस वहाँ पे कंडक्टर की साउंड सुनाई दे रही है हमें। बट अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये बिल्कुल ही हमारे पास बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर हमने क्या करना है उसको आप प्रॉपर वे से समझिए कि आपके पास कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में होता क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इस डिस्प्लेसमेंट करंट के रिगार्डिंग। तो देखिए बच्चे, डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर वे से डेफिनेशंस लिखी हुई है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब वो करंट तब आता है किसकी वजह से होता है, इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट, मतलब उसके अंदर कंडक्शन करंट तो होगा ही होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का। और ये लाइन जो है बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस लाइन पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। whenever the electric field and hence the electric flux changes with time। बच्चे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, उनकी चेंजिंग की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा। कौन सा? जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड दैट इज ए फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई डी से। डी इज ए डिस्प्लेसमेंट is equal to epsilon नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट आता है, डी फाई बाई डी टी। डी फाई, फाई का मतलब होता है फ्लक्स। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसने कहा था या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनकी चेंजिंग की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चे आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है। अब थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कई बच्चों को नहीं पता तो वो आप ध्यान से सुन सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी फ्लक्स होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक है तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है ई वेक्टर डॉट में डी एस वेक्टर। ई मीन्स कैपिटल ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस मीन्स जो हम स्मॉल सरफेस ले रहे हैं। डी एस की जगह पे कहीं बुक्स में डी ए भी दे रखा है, आप इसको ई वेक्टर डॉट में डी ए भी लिख सकते हो। सरफेस ना लिख के आप उसको एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर, तो ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ओके बेटा, गॉट इट। तो ये हमारे पास फ्लक्स है। अगर ये फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं तो हमारे पास एक करंट प्रोड्यूस होगा। उनकी चेंजिंग की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसका नाम आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे ये टॉपिक। तो आपने जो इस यूनिट्स में किए हैं तो हमने लिमिटेड से टॉपिक है और वो इम्पोर्टेंट है, हमारे पास ज़रूर आते हैं, ठीक है ना।
तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की, जो हम साथ के साथ लिखते हैं, तो पेपर में जरूर आ जाती है आपके पास। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखो बच्चे प्रॉपर्टीज है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पेपर में करेक्टरिस्टिक आए, इन प्रॉपर्टीज आए, फीचर्स आए, इम्पोर्टेंट्स आए, एक ही बात है, तो आपने एक ही क्वेश्चन राइट आउट करना होता है। तो ये भी हमारे पास वहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम साथ के साथ इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है, ठीक है, 2 मार्क्स की आपके पास ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ सकती है। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बच्चे क्या होती है हमारे पास, उसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अनलाइक कंडक्शन करंट इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टडी करंट। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब whenever there is change in electric flux, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तभी डिस्प्लेसमेंट करंट जो है चेंज होगा। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ID, बार बार डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं लिखते। ID एग्जिस्ट whenever change in इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो है चेंज हो रहा है तो ही हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट लिख लो, या फिर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे ID मेंशंस कर दिया, तो आप ID भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी आती है, बेसिकली इट इज नॉट ए करंट, इट ओनली एड ऑफ करंट। बिल्कुल सही, ये एक किस्म से करंट नहीं है, ये एड ऑफ करंट है, एडिशंस ऑफ करंट। सेकंड पॉइंट है इट इज नॉट ए करंट, इट इज नॉट ए करंट, साथ के साथ लिखो आप, इट ओनली एड्स ऑफ, इट ओनली एड्स ऑफ करंट। Okay students, adds of current density in एम्पियर। एक हमारे पास थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक, उसके अंदर हमारे पास एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, अभी के लिए से जस्ट आपने इसका नेम करना है। ये एप्लीकेबल ही डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए होता है। एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सो इट इज कॉल्ड ए करंट। अगर एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है तभी हम इसको करंट कहेंगे, वरना हम उसको करंट नहीं कहेंगे। ओके बेटा, एज इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड so it is called a current, so it is called a current। क्लियर है बच्चे, तो हम उसको करंट कहेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, the magnitude of displacement current is equal to the rate of change of displacement, rate of displacement of change from one capacitor plate to another capacitor। ये भी आप लिख सकते हो, या फिर एक और पॉइंट लिख दो, एक और ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। the magnitude of displacement current is equal to the, मैग्नीट्यूड का मतलब तो जो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, the magnitude of displacement current
is equal to the rate of displacement of charge, rate of displacement of charge, चार्ज लिखा है बच्चे, चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू अदर, फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू द अदर। तो हार्डली मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बच्चे? जैसे आपको पता है एक हमारे पास कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को हम नॉर्मल लाइफ में कंडेंसर कहते हैं। जो कंडेंसर हम यूज करते हैं, जो फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, कूलर की मोटर्स में, जितनी भी तरह की मोटर्स हैं तो वहाँ पे हमें कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेट, दो कंडक्टर की प्लेट्स होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस की होती है। इसका मेन काम होता है एनर्जी को, चार्जेस को स्टोर करके रखना। ये चार्जेस को स्टोर करके रखता है। तो अब उसमें इसने ये क्या, चार्जेस को तो स्टोर करके रख लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रफ्तार। जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है कैपेसिटर की, चार्जेस की फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, मतलब उसकी जो हम वैल्यू निकालेंगे, वो बिल्कुल इक्वल होगी। वो किसके इक्वल होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट के। जैसे मैंने ये बच्चे ये कैपेसिटर बना दिया, ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट बना ली। अब इस पे चार्ज मैंने ले लिया प्लस क्यू, इस पे चार्ज ले लिया माइनस क्यू। तो चार्जेस जो है डिस्प्लेस हो रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, या दूसरी प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे। जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है चार्जेस की, तो इसी की वजह से जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो पेपर में आ ही जाता है, तो हमने ये ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो साथ के साथ फटाफट आप इसको नोट करिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो साथ के साथ पूछिए। उसके बाद हमारे पास आती है मैक्सवेल प्रॉपर्टीज़। मैक्सवेल की प्रॉपर्टी, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने मैक्सवेल इक्वेशंस दी, जिसने अपने डेरिवेशंस में 4 तरह की इक्वेशंस दी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और दोनों फील्ड का कॉम्बिनेशंस लिया। उसको हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। तो चलिए अब हम मैक्सवेल इक्वेशंस करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम 2-3 इसके क्वेश्चंस करेंगे जिस तरह के हमारे पास पेपर में आते हैं। ओके बेटा, अब देखिए बच्चे, बोर्ड पे वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंशन कर रखा है, और जो हमारे पास इस थ्योरी का, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल क्या था? मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी की, मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी की, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आते हैं, उनकी स्टडी की, उनकी एक्सपेरिमेंटली की बेस पे उसने अपनी थ्योरी में इक्वेशंस में 4 बेसिक इम्पोर्टेंट इक्वेशंस ली। तो वही इक्वेशंस हमने बतानी है। 2 नंबर का पेपर में आ जाता है जिसमें आपके पास मैक्सवेल की इक्वेशंस इतनी आ जाती हैं। बस आपने जस्ट नेम से नेम लिखना है और उसकी इक्वेशंस लिखनी है। कोई वहाँ पे डेरिवेशंस नहीं करना, डिराइव नहीं करना, ओनली इक्वेशंस लिखनी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द 4 बेसिक इक्वेशंस कैन बी स्प्रेड एज फॉलोज। कि 4 बेसिक इक्वेशंस क्या थी मैक्सवेल्स की, वो यहाँ पे प्रॉपर वे से आपको बता रखी है। तो फर्स्ट हमारे पास है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो मेन इक्वेशंस है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैक्सवेल ने वहाँ से उठाई है। अब वो इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं? वो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं इंटीग्रेशंस ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए स्मॉल सरफेस, मतलब ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान रखना, ये हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास इक्वेशंस है, दैट इज फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
मतलब मैक्सवेल्स ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्वेशंस को फॉलो किया। ये अपने सिद्धांत में इक्वेशंस, 4 बेसिक इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशंस इसको ली जो हमारे पास आती है। उसके बाद गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मीन्स जो हम मैग्नेटिक में यूज कर रहे हैं, मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ में यूज किया। अब वहां पे जो मैक्सवेल की इक्वेशंस थी वो क्या थी? वहां पे मैक्सवेल की इक्वेशन थी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर में यूज करते हैं। ये सरफेस के लिए, अगर वहाँ भी हम सरफेस के लिए लेते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, बट वहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं आती। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। मतलब बी वेक्टर डॉट में डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0, जो मैक्सवेल की हमारे पास आती है सेकेंड इक्वेशंस। उसके बाद हमारे पास मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशंस आती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने लॉ दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस, इंडक्शंस हो रहा है। इंडक्शंस का मतलब पता है इंड्यूस होना या फिर सेल्फ प्रोड्यूस होना। इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो अपने आप प्रोड्यूस होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। तो थर्ड हमारे पास आती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये थर्ड इक्वेशंस आती है फैराडे की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब ये हमारे पास इक्वेशंस क्या बताती है, देखो ये सरफेस के लिए, बट ये फैराडे लॉ की जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये लाइन इंटीग्रल के लिए, तभी हम यहाँ पे लेते हैं डी एल। ये सरफेस के लिए 2 डायमेंशंस के लिए और ये हमारे पास 1 डायमेंशंस के लिए। और ये आगे इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस डी फाई बी बाय में डी टी। अभी मैंने आपको एक चीज बेसिकली बताई थी, जैसे आपको बताया था अगर फाई ई है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर फाई बी है तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। मतलब कहने का मतलब अगर हम लाइन इंटीग्रल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है उसको ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो आपको बता देते हैं, और भी हम इसको लिख सकते हैं। और अगर आपने लिखना है, कई जगह बुक्स में दे रखा होता है तो आप उसमें भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, माइनस डी बाय डी टी। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बी वेक्टर डॉट में डी एस वेक्टर। अब आप खुद देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिंपल सरफेस के लिए यूज कर रहे हैं वो 0 आ रहा है, बट अगर हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के लिए आ रहा है तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे इसकी वैल्यू आ रही है। तो थर्ड हमारे पास इक्वेशंस आ रही है जिसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की फॉर्म में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है। अब हमारे पास आती है लास्ट इक्वेशंस। एक होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, जो मैंने आपको बताया था। एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक वायर में से करंट को पास करते हैं और एक क्लोज लूप में, ध्यान से सुनिए, क्लोज सर्किट में अगर हम एक वायर लेते हैं क्लोज लूप में, मैं करंट को पास कर दूं तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम निकालते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो अब यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशंस तो लगे ही लगेगी, फोर्थ जो इक्वेशन सही है, बट यहाँ पे इसका नाम है मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। मॉडिफाई मतलब उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, तो हम यहाँ पर उसको लिखते हैं मॉडिफाइड
एम्पियर्स लॉ। ओके, क्लियर है। अब वो हमारे पास इक्वेशंस क्या होती है, मॉडिफाई, दैट इज बी वेक्टर डॉट में ds वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है बच्चे यहाँ पर। अब मॉडिफाई करना है, मैंने आपको कहा था ये टोटल करंट है। अब ये करंट में दोनों करंट आएंगे, कंडक्शन करंट भी आएगा प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा। तो इसको आगे लिखा म्यू नॉट, इस आई को लिख दिया मैंने आई सी प्लस में आई डी। अब आई डी की तो वैल्यू आपको पता ही है, अभी मैंने आपको करवाई थी, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो अब इसमें हमने क्या किया, म्यू नॉट को तो मैंने बाहर ले लिया क्योंकि दोनों के साथ आएगा, इसकी वैल्यू लगा दी। आईसी की जगह तो सिंपल आईसी लगाया क्योंकि आईसी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, वो एक नॉर्मल करंट है जो कंडक्टर में से पास होता है। बट यहाँ पे आईडी की जगह मैंने आईडी की वैल्यू लगाई जो अभी हम करके आए थे। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, तो कहने का मतलब ये करंट जो है आई, ये टोटल करंट के इक्वल होता है। आई सी मीन्स कंडक्शन करंट एंड आई डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये चार बेसिक इक्वेशंस आती हैं हमारे पास। पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि कोई दो इक्वेशंस लिखनी भी आ सकती है, या फिर पेपर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कोई दो नहीं चारों इक्वेशंस आ दें, 2 नंबर का क्वेश्चन आ दे, जिसके अंदर आपने बच्चे क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है और उसकी इक्वेशंस लिखनी है। कोई फालतू की कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी इसके अंदर, और वो नहीं करनी। अब टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब बात आते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने आपको बताया था सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर हमारे पास इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो न्यूमेरिकल्स आ गया, न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया था, या फिर मैंने आपको बताया था कि एक वेवलेंथ के ऊपर वेवलेंथ की फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकता है। तो वेवलेंथ की फॉर्म में क्वेश्चंस 3 नंबर के सीबीएसई में यूनिट है, सीधा ही 3 नंबर का क्वेश्चंस आ सकता है। वो कैसे आ सकता है वो आपको बताते हैं। 2-3 क्वेश्चंस आपको राइट करके बताते हैं ताकि आपको पता लगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो फटाफट आप इसको नोट करिए। तो देखिए बच्चे, बोर्ड में आपको मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चंस मेंशंस कर रखा है। अब बोर्ड में मैंने आपको ये भी बताया था कि सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर के यूनिट आते हैं। 3 नंबर के यूनिट आते हैं तो सीधा क्वेश्चन सीधा ही 3 नंबर का एज ए एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है, हरियाणा बोर्ड ऑप्शंस में भी है, इवन नेशनल ओपन बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसके अंदर हमने 7 वेव्स करी थी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और प्रोडक्शंस उसकी, एंड साथ में उसकी यूजेस वगैरह एप्लीकेशंस की। आप सिर्फ इस यूनिट में एक टेबल को याद कर लो, उस टेबल से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। अब वो कैसे निकलेंगे फटाफट अब देखो। क्वेश्चंस आपको दे रखा है, ध्यान से देखिए। लेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेट कर रहे हैं हम, यूज्ड क्वाइट ऑफ्टन फॉर, मतलब वो यूज हो रही है किसके लिए। फर्स्ट का मुझे आंसर बताना है, किलिंग जर्म्स इन हाउस होल्ड वाटर प्यूरिफायर। जो घर के अंदर हम वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, जो वाटर प्यूरिफाई होते हैं, तो उसके अंदर जो जर्म्स को, बैक्टीरियाज वगैरह जो जर्म्स को किल करता है, तो कौन सी वेवलेंथ यूज होती है वो बतानी है। ओके बेटा, मतलब उसका नाम बताना है। जो 7 वेवलेंथ मैंने आपको बताई है, जो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताई हैं, उसमें जो मैंने वेवलेंथ बताई है उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा। ओके, सेकेंड है रिमोट सेंसिंग बताना। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप वेव्स के थ्रू क्या करते हो बच्चे, समुंदर वगैरह में जब हम मूव करते हैं तो शिप वगैरह जब जाती हैं तो पहले उनको रेंजेस पता लग जाती हैं, वेवलेंथ पता लग जाती है, वो रेंज के हिसाब से पता लग जाता है कि समुंदर के नीचे कोई बाहरी स्टोन वगैरह, कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है। अगर कोई स्टोन वगैरह होगी तो वो अपना रूट चेंज कर लेती है। वो क्यों, वो किसकी टेक्निक से पता लगता है, रिमोट सेंसिंग की वजह से पता लगता है। अगर वो टेक्निक, अगर वो वेवलेंथ नहीं बताएगी, अगर वो सिग्नल नहीं देगा,
तो हमारी शिप वो पत्थर से टकरा जाएगी, और अगर शिप टकराई तो जहाँ शिप में जरा सा भी होल हो गया तो सारा का सारा पानी जो है शिप के अंदर भर जाएगा और जो शिप होगी वो डूब जाएगी। इसी वजह से उसको बचाने के लिए तो हम एक टेक्निक को यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग। ओके बेटा। थर्ड इज ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ऐसी कौन सी वेवलेंथ है, ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो उस वेवलेंथ के साथ आ रही है जिसमें हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, वो बताना है। पहले तो मैंने उनके नेम देने हैं, हाफ मार्क्स के तो उनके नेम हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और फिर मुझे उसको अरेंज भी करके दिखाना है। और अरेंज में मुझे करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, डिसेंडिंग या असेंडिंग। डिसेंडिंग और असेंडिंग की फॉर्म में भी आता है। तो अब देखिए कैसे करना है। जो भी वेवलेंथ ये लिखा है बी लेबल्ड एज, मतलब पहली वाली वेवलेंथ को आप लैम्डा 1 लिख दो, दूसरी वाली वेवलेंथ को आप लैम्डा 2 लिख दो, एंड तीसरी वाली वेवलेंथ को आप क्या करो, लैम्डा 3 लिखो। अब जो फर्स्ट हमारे पास बच्चे सॉल्यूशंस आ रहा है, सॉल्यूशंस में जो फर्स्ट आ रहा है, किलिंग ऑफ जर्म्स इन हाउसहोल्ड वाटर प्योरीफाई। तो वो वाटर प्योरीफाई को जो जर्म्स को किल करता है वो हमारे पास होती है, आंसर है फर्स्ट का, वो हमारे पास होती है यूवी रेडिएशंस। यस बच्चे, यूवी रेडिएशंस, और जिसको मैंने वेवलेंथ दे दिया लैम्डा 1। फर्स्ट इज द यूवी रेडिएशंस। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो आती हैं, इसको मैंने लैम्डा 2 कह, लैम्डा 1 कह। सेकेंड है रिमोट सेंसिंग टेक्निक। रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो होता है, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास होती है, वो होती है हमारे पास माइक्रोवेव्स, जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर लैम्डा 2। तो माइक्रोवेव्स होती है जो हम यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक। एंड थर्ड इज ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है बच्चे गामा। गामा का सिंबल पा दो या फिर गामा लिख दो, तो वो हमारे पास होती है लास्ट वाली, जिसको हम कहते हैं गामा वेव्स, और जिसको हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा 3 से। अब हम इसको अरेंज करके बताएंगे। इंक्रीजिंग वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, देखो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ऑर्डर मैंने बनाया था, इस साइड पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, इस साइड पे हमारे पास वेवलेंथ थी। आपने देखा था यहाँ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी और यहाँ की वेवलेंथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो वेवलेंथ आती है वो होती है हमारे पास माइक्रोवेव की, फिर आती है माइक्रोवेव के हमारे पास यूवी रेडिएशंस ऑर्डर के हिसाब से, एंड लास्ट हमारे पास आती है गामा। तो अब इसको हमने लगाना है, बट यहाँ पे लिखना है हमने इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वो हमारे पास क्या होगी उसको हम लिखते हैं, तो वो हमारे पास है लैम्डा 2, लैम्डा 1, और फिर आती है लास्ट में लैम्डा 3। ये वेवलेंथ की फॉर्म में कह रहा है। अगर वो कहता है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बच्चा, हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कह रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी में बच्चे आपको पता है, फ्रीक्वेंसी में तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी उसकी फॉर्म में क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये जहाँ मैंने ये ऐसे बनाए हैं वहाँ पे ये उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ जो हमारे पास रिलेशंस होता है वो हमारे पास रिवर्स होता है, और जो रिवर्स होता है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे ज़रूर आते हैं। और 2-2 नंबर के अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो, जैसे मान लो 1-1 नंबर के भी क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाते हैं, जैसे मेंशन करके हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस, हाउ आर एक्स रेज प्रोड्यूस, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं।
आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड। हाउ आर रेडियो वेव प्रोड्यूस, हाउ आर एक्स रेज। ऊपर की दो वेव रेडियो माइक्रो, नीचे की दो वेव एक्स रे और गामा, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं। हाउ आर एक्स रेज प्रोड्यूस, हाउ आर माइक्रोवेव प्रोड्यूस, ये आपके पास ज़रूर आती है। तो इस तरह का आपके पास क्वेश्चंस आता ही आता है। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट ही आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बेटा, तीनों वेव के बारे में आपको अच्छे से टेबल आपको आना चाहिए। अगर टेबल आपको आता है तो बच्चे आप सब कुछ कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो और बढ़िया तरीके से आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज का ये हमारा यूनिट जो है कंप्लीट होता है। बस आपने क्या करना है, जो हमारे लास्ट टॉपिक हुए हैं उसके नोट्स बनाओ नीट एंड क्लीन, और इसका और मुझे प्रॉपर वे से टेस्ट हो ताकि आपकी तैयारी हो और मुझे भी पता लगे कि कितना बच्चों को एज ए वीडियो की फॉर्म में समझ में आता है। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।